आज हम पढ़ेंगे लेखाशास्त्र अध्याय 1 इकाई 1 में आएगा, क्योंकि अकाउंट्स की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है। चैप्टर से गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्थाएं। अब गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्थाएं क्या होती हैं? गैर व्यापारिक, गैर मालूम चल रहा है कि ये व्यापार नहीं है, व्यापार से अलग है। अलाभकारी मतलब ये बिना लाभ के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। अब व्यापार हम लोग जानते हैं व्यापार क्या होता है, उसी प्रकार और गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती हैं। अब गैर व्यापारिक संस्थाएं का मतलब जैसे अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि से भी बहुत सारे इनकम होते हैं और इस इनकम की भी गणना किया जाता है। तो उस इनकम की गणना किस में किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम लोग बनाते हैं गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्थाएं। मतलब इसमें लाभ नहीं होता, लेकिन व्यापार में क्या होता है, लाभ होता था। चलो इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते जानते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है, कुछ विशिष्ट छोटी शब्दों में बनाया गया आशय। यह ऐसी संस्था है जो मानव कल्याण व परोपकार से संबंधित कार्यों को संचालित करती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज सेवा होता है। दूसरे शब्दों में, गैर लाभकारी संगठन व्यक्तियों की एक ऐसी ऐच्छिक संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना होता है अथवा कला, संस्कृति और खेलों को बढ़ावा देना होता है। इसलिए इन्हें गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, मनोरंजन क्लब, साहित्य परिषद तथा धार्मिक क्षेत्रों में मंदिर हो गया, मस्जिद और गुरुद्वारे, चर्च आदि इसके उदाहरण। मतलब गैर व्यापारिक संस्था में ये सब आते हैं, इन्हीं की इनकम की गणना किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं को हिसाब रखने की क्या आवश्यकता है? अब गैर व्यापारिक संस्था हिसाब क्यों रखती है? जिस प्रकार हम लोग 11वीं में पढ़े थे एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार में क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और बिजनेस करने के बाद क्या करता था, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से क्या करता था, खाता बही तैयार करता था और खाता बही से तलपट तैयार होता था और तलपट से हम लोग बिजनेस की आय ज्ञात करते थे। और बिजनेस की आय ज्ञात करने के लिए हम लोग बनाते थे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। उसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाओं में हम लोग कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर भी जर्नल एंट्री किया जाता है। जर्नल एंट्री करने के बाद यहाँ पर भी जर्नल एंट्री खाता भी बनाया जाता है, लेकिन जर्नल एंट्री खाता भी बनाने के बाद यहाँ पास इसमें हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति वाला पैसा प्राप्ति में, भुगतान वाला पैसा भुगतान में। उसके बाद प्राप्ति भुगतान खाते से हम लोग आय व्यय खाता बनाते हैं। चलो, गैर व्यापारिक संस्थाओं को हिसाब रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आय के अनुसार व्यय को संतुलित करना। संस्था में जितनी आय होती है उसके अनुसार ही व्यय किया जाना चाहिए। शुद्ध आय ज्ञात करना। गैर व्यापारिक संस्थाओं में शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए हिसाब रखना अति आवश्यक होता है। आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। गैर व्यापारिक संस्था में संस्था की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें हिसाब रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग हिसाब नहीं रखेंगे तो संस्था की आर्थिक स्थिति कैसे ज्ञात कर सकती है कि संस्था की स्थिति कैसा है, संस्था आगे चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। आयकर का निर्धारण। आयकर का निर्धारण कैसे कर सकते हैं हम लोग? प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे, प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता बनाएंगे। मतलब कितना पैसा प्राप्त हुआ, कितना पैसा भुगतान किए, कितना बचा, उस बचत से हम लोग आय व्यय खाता जब बनाएंगे तो हम लोग को बचत ज्ञात होती है। अब बचत के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, आयकर का भुगतान कर सकते हैं। संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करना। संपत्तियों की गैर व्यापारिक संस्थाओं में संपत्तियों की जानकारी हिसाब रख कर ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अगर हिसाब नहीं रखेंगे तो हमें ये नहीं पता रहेगा हमारे बिजनेस में संपत्ति और दायित्व कितनी है। प्रगति का मूल्यांकन करना। प्रगति मूल्यांकन जानने के लिए क्या, जिस उद्देश्य से संस्था चालू की गई है वो उद्देश्य पूरी हो रही है या नहीं। यह आगे, गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? गैर व्यापारिक संस्था किससे किससे आय प्राप्त करती है और आय के स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है संस्था में आय के स्रोत प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क क्या होता है? गैर व्यापारिक संस्था में जब नए व्यक्तियों की संस्था में प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति से ली गई राशि या धनराशि, अंशदान जो प्राप्त होता है उसे प्रवेश शुल्क कहते हैं। चंदा गैर व्यापारिक संस्था का आय का मुख्य साधन है। संस्था के सदस्य प्रति माह या प्रति वर्ष कुछ राशि, कुछ अंशदान धनराशि देते हैं, उसे चंदा कहा जाता है। दान।
संस्था के सदस्य या आम जनता द्वारा समय समय पर भेंट, उपहार आदि के रूप में जो राशि दी जाती है उसे दान कहा जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क, संस्था में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो आजीवन काल, जीवन भर के लिए संस्था का सदस्य बन जाते हैं, तो ऐसे सदस्यों से लिया गया शुल्क आजीवन सदस्यता शुल्क कहलाता है। ब्याज, गैर व्यापारिक संस्थाओं में बचत होती है, उस बचत को विनियोजित कर दिया जाता है। विनियोजित राशि एक निश्चित अवधि के बाद कुछ राशि प्राप्त होती है, उसे ब्याज कहा जाता है। किराया, गैर व्यापारिक संस्थाओं में भवन, खाली स्थान पड़ा रहता है, उसे किराया में दे दिया जाता है, तो उससे जो राशि मिलती है उसे किराया कहा जाता है। मनोरंजन से आय, गैर व्यापारिक संस्थाओं में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, जिससे जनता द्वारा कुछ आय या उपार्जन होती है। पुराने अखबारों की बिक्री, गैर व्यापारिक संस्थाओं में बहुत सारे पुराने अखबार की बिक्री होती है, ये भी एक आय का हमारा साधन होता है। अब हम लोग देखेंगे रोकड़ पद्धति के अनुसार वार्षिकी लेखा विवरण तैयार करना। अब रोकड़ पद्धति का होता है, रोकड़ भाई हम लोग पढ़े हैं 11वीं में कि रोकड़ भाई कैसे तैयार होता है। बिजनेस के लेन देन होते थे तो रोकड़ पैसा आता था जाता था ना, इसमें भी संस्था में भी कुछ रोकड़ आएंगे कुछ रोकड़ जाएंगे। मतलब कितने से संस्था स्टार्ट की गई थी, संस्था में कितनी रोकड़ थी जब संस्था स्टार्ट की गई थी, और संस्था जब बंद हो रही है 1 साल बाद ख़त्म हो रही है, वित्तीय वर्ष समाप्ति हो रही है, तो संस्था में कितना पैसा बचा है। रोकड़ बही तिथिवार क्रम से लिखी जाती है। इसमें व्यवहारों का लेखा विस्तार से किया जाता है, किंतु इस बही के आधार पर एक निश्चित अवधि की आय तथा किए गए व्ययों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है और न ही संस्था की आर्थिक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अतः वित्तीय वर्ष के अंत में विभिन्न मदों से प्राप्त राशि तथा विभिन्न मदों पर किए गए भुगतान निर्धारित वर्ष की आय व्यय की जानकारी तथा संस्था की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए वार्षिकी लेखा विवरण तैयार किए जाते हैं, जो निम्न हैं। लेखा विवरण क्या क्या तैयार होते हैं, मैं आपको पहले एक बार बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में। प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं। अब प्राप्ति भुगतान खाता कैसे प्राप्त होता है, जितनी संस्था में प्राप्त पैसा हुआ सबको प्राप्ति में, और जितना हम लोग किसी को दिए भुगतान किए भुगतान में। अब प्राप्ति भुगतान खाते में कुछ आय होगा और कुछ व्यय होगा, तो उसको आय व्यय खाता में लिखा जाएगा। और प्राप्ति और भुगतान खाते में कुछ संपत्ति होंगे या कुछ दायित्व होंगे, तो संपत्ति को चिट्ठी में लिखा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाता बनाया क्या जा सकता है, बनाया कैसे जाता है, क्या क्या इसमें आता है, इसके कुछ नियम। आशय क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में या एक निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तकों से तैयार किया जाता है। यह रोकड़ खाते की तरह ही तैयार किया जाता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि रोकड़ पुस्तक में समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान तिथिवार एवं विस्तार से लिखे जाते हैं, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान को अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित कर उनकी कुल राशि एक ही बार लिखी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश मात्र है, जिसमें सभी प्राप्तियां डेबिट और सभी भुगतान क्रेडिट की ओर मदवार लिख दी जाती है। प्राप्ति भुगतान खाते में विशेष ध्यान देने योग्य बात, प्राप्ति भुगतान खाता बनाओगे एक चीज़ को दिमाग में अच्छे से बैठा कर रख लो। प्राप्ति का मतलब बस प्राप्ति, जितना पैसा प्राप्त होगा उसको लिखना है। बकाया पैसों को आप लिख नहीं सकते, या अग्रिम अगले वर्ष का पैसा प्राप्त होगा उसको लिख सकते, बस प्राप्त होना चाहिए। मतलब अदत्त या उपार्जित आदि को नहीं लिखा जाता है। हम लोग अदत्त बकाया पैसा या उपार्जित पैसों को नहीं लिख सकते आय प्राप्ति भुगतान खाते में, क्योंकि वो आय व्यय खाता के लिए होता है। प्राप्ति भुगतान खाता का प्रारूप देखते हैं, क्योंकि प्रारूप के अनुसार ही सवाल को बनते हैं। प्रारूप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि किसको कहाँ लिखना है, तो सवाल आपका बनेगा। अगर प्रारूप समझ में नहीं आया तो सवाल समझने में प्रॉब्लम होगी। प्रारूप अच्छे से पढ़ोगे। संस्था का नाम जो भी होगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता लिखेंगे, क्योंकि जो खाता बनाते हैं उस खाते का नाम लिखना पड़ेगा। और जो वर्ष हमारा समाप्ति होगा, समाप्त वर्ष के लिए जो भी वर्ष होगा उस वर्ष का नाम लिखेंगे। डेबिट क्रेडिट, प्राप्तियां, राशि, भुगतान राशि। अब समझते हैं फॉर्मेट। शेष लाया गया,
शेष दो प्रकार के होते हैं, रोकड़ शेष और बैंक शेष। ये हम लोग 11वीं में पढ़ चुके। दोनों शेष को जोड़ के पैसे को हम लोग बाहर कर सकते हैं। प्रवेश शुल्क, चंदा 3 वर्षों का हो सकता है, गत वर्ष का भी मिल सकता है, प्राप्त हुआ तो लिखो, चालू वर्ष को भी मिल सकता है, प्राप्त होगा तो लिखेंगे, आगामी वर्ष का भी हो सकता है। तीनों को पैसे जोड़ के हम लोग बाहर, मतलब प्राप्त होना चाहिए चाहे किसी भी वर्ष का पैसा प्राप्त होता तो लिखेंगे, अगर बोल दिया कि बकाया तो हम लोग नहीं लिख सकते। आजीवन सदस्यता शुल्क, दान, व्याख्यान। अब व्याख्यान क्या होता है, कोई टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से उन लोगों को पेमेंट मिलता है, लेकिन कभी कभी कहीं लेक्चर देने जाना पड़ता है और लेक्चर देने से अदर इनकम हो जाती है, उसको गैर व्यापारिक संस्था में डालना पड़ता है, वो है व्याख्यान। विनियोग से ब्याज, संपत्तियों के विक्रय, रद्दी कागज के विक्रय, ड्रामा टिकटों के विक्रय और किराया। देखो किराया प्राप्त भी हो सकता है, किराया दे भी सकते हैं। जब कुछ नहीं बोलता है, किराया प्राप्त बोला है तो प्राप्ति में डालो, जब भुगतान बोला तो भुगतान। भुगतान में क्या क्या, भुगतान के मध्य में क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। जैसे वेतन हो गया, किराया हो गया, बीमा हो गया, मरम्मत हो गया, पुस्तक क्रय हो गया, फर्नीचर हो गया, विद्युत व्यय हो गया, विनियोग हो गया, विविध व्यय हो गया, ये सब आते हैं। लेकिन इसमें भी याद रखना, कोई भुगतान करते समय ऐसा हो सकता है कि बकाया हो, जिसको हम जैसे किसी को वेतन देना है 20,000, उसमें से मैं 19,000 दिया तो 19,000 ही लिखना है, 20,000 नहीं लिखना, क्योंकि 1,000 मैं नहीं दिया, 20,000 देने की वादा किया गया था लेकिन 19,000 दिया, क्योंकि जितना पैसा जाता है उतने को लिखा जाता है। जो पैसा हमारे जेब से नहीं गया उससे हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। और उसके बाद शेष लेकर निकालना हमारा उद्देश्य होता है। गैर व्यापारिक संस्था जब प्राप्ति भुगतान खाता हम लोग बनाएंगे तो प्राप्ति भुगतान खाते में शेष लाया गया दिया रहेगा, हमें शेष लेकर निकालना है। तो शेष लेकर सभी डेबिट का सभी अमाउंट को जोड़ लेंगे और क्रेडिट का जितना अमाउंट मालूम है उसको माइनस कर देंगे। डेबिट के अमाउंट में क्रेडिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, शेष लेकर निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रोकड़ से डेबिट का शेष लाएगा, रोकड़ और बैंक दोनों दिया और क्रेडिट में हम लोग का रोकड़ शेष दिया और बैंक शेष नहीं दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोकड़ शेष को यहाँ पर अमाउंट को लिखेंगे और बैंक शेष को कैसे निकालेंगे, टोटल डेबिट का करेंगे और टोटल क्रेडिट का करेंगे, साथ में बैंक का भी टोटल कर लेंगे, एक रोकड़ का भी टोटल कर लेंगे और माइनस कर देंगे, तो बैंक का पैसा हम लोग का निकल जाएगा। प्राप्ति भुगतान खाते में यही आप लोगों को करना है कि सभी डेबिट के अमाउंट को जोड़ना और क्रेडिट के अमाउंट को माइनस कर देना। ठीक है, तो जो पैसा कम पड़ेगा क्रेडिट में वो शेष ले गए कहलाएगा। अच्छे से समझ में आए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन को, प्रश्न को बनाकर देखना पड़ेगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो सवाल है, निम्न विवरण से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का अग्रवाल क्लब सागर प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। 1 अप्रैल 2018 को रोकड़ बाकी 11,500, चंदा प्राप्त गत वर्ष का 1,500, आगामी वर्ष का 6,000, चालू वर्ष का 59,000, दान 20,000, प्रवेश शुल्क 9,000, बिजली व्यय 7,000, वेतन 30,000, सचिव का मानदेय 10,000, खुदरा व्यय 4,800, क्लब के भवन का किराया 3,000, उपार्जित लेखन सामग्री 500 रुपये, लेखन सामग्री 500 रुपये अदद। अब कैसे बनाएंगे, सवाल को हल करते हैं हम लोग। हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लब का नाम अग्रवाल क्लब सागर, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, समाप्त वर्ष क्या है 31 मार्च 2019, समाप्त वर्ष के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शेष लाया गया। अब शेष लाया गया हमारे पास वहाँ पर दो पड़े थे हम लोग, रोकड़ और बैंक दोनों, तो एक ही दिया तो सीधे शेष लाया गया, लिखो और उसको रोकड़ समझ के यहाँ पर पैसे को मैं उनको बाहर लिख दो। आगे बता रहे हैं चंदा प्राप्त। अब चंदा बताया था आप लोगों को, गत वर्ष का, चालू वर्ष का, आगामी, तीनों वर्ष का चंदा प्राप्त हो, तीनों वर्ष का चंदा के लिख को अमाउंट को बाहर कर सकते, क्योंकि प्राप्त हो गया, अगर नहीं प्राप्त हो तो नहीं लिखते, प्राप्त होता है तो हमारा काम होता है लिखना, प्राप्त हुआ इसलिए हम लोग इसको लिख दिए। आगे बता रहे हैं दान। दान जब कुछ नहीं बोलता तो उसको प्राप्ति माना जाता है, दान को इधर लिख देंगे। प्राप्ति में प्रवेश शुल्क भी प्राप्ति होता है, फॉर्मेट को पढ़ने के लिए आप लोग बोला था अच्छे से पढ़ना, तभी जाके आगे का सवाल बनाना। प्रवेश शुल्क लिख दिए। आगे प्रवेश शुल्क के बाद बिजली, जो भी व्यय होता है उसको भुगतान ही बोला जाता है, क्योंकि बिजली को प्राप्ति हम लोग नहीं मान सकते, वो भुगतान होगा। तो बिजली व्यय हो गया, वेतन हो गया, सचिव का मानदेय का मतलब देना है, अभी हमारा दायित्व तो देंगे ही उसको, 10,000 दे दिए। खुदरा व्यय 4,800 रुपये। क्लब के पास भवन का किराया 30,000। उपार्जित, मैं आप लोगों को पहले के बता दिया था कि उपार्जित को नहीं लिखा जाता, ठीक है। लेखन सामग्री के 500 रुपये क्या, अदत को भी नहीं लिख सकते, देखो नोट लिखा हूँ, उपार्जित एवं अदत व्यय को नहीं लिखा जाता। अब क्या करेंगे, डेबिट का टोटल कर लिए 1,07,000 हो गया। अब क्रेडिट का टोटल अमाउंट को जोड़ के क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। डेबिट का जोड़ेंगे अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट को जोड़कर माइनस कर देंगे, तो जो पैसा कम पड़ेगा वो कहलाएगा, शेष लेगा 55,200।
इसी प्रकार कुछ और सवाल देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोग को। सिल्वर पॉइंट संस्था से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2015 के अंत में एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। प्राप्ति प्रारंभिक रोकड़ शेष 1500 रुपये, प्रारंभिक बैंक शेष 10, ये पूरा फॉर्मेट के हिसाब से 10 से 800। 2014 में 700, 2015 में 11,400, 2016 में 1350। दान प्राप्त हुआ 6,900, प्रवेश शुल्क 3,000, पुराने खेल कूद सामान की बिक्री 1,800 रुपये, किराया भुगतान 4,500, खेल कूद सामग्री खरीदी 7,200, नाश्ते की खरीदी 900 रुपये, रख रखाव पे व्यय किए 3,000, वेतन भुगतान किया 3,750, टूर्नामेंट व्यय किए 3,600 रुपये, फर्नीचर खरीदा 1,800, कार्यालय व्यय 2,250, अंतिम रोकड़ हाथ में। मतलब यहाँ पर अंतिम रोकड़ हाथ में दिया, मतलब हम लोग को एक चीज़ पैसा पता नहीं है। देखो बहुत आसानी से आप लोगों को सवाल बता रहा हूँ, आप लोग बस अच्छे से याद रखना।